हेलो बच्चों, वेलकम टू M2L। आज की वीडियो में हम एक हिंदी का नया टॉपिक लेकर आए हैं जो 9th और 10th और बाकी बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्टली हर क्लास में ये आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो ये टॉपिक है हमारा समास। तो समास का टॉपिक एक्चुअली क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि समास क्या होता है। समास का है यहाँ पर समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप करना होता है। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को एक साथ मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। जैसे कि दिन और रात से नया शब्द दिन रात बनता है। उनका कहने का मतलब ये है, इस डेफिनेशन में ये कह सकते हैं हम कि समास जो होता है ना, वो उसे मतलब है कि छोटा करना। मतलब कि किसी बड़े शब्द के मीनिंग को अगर हम दो शब्दों में कह सकते हैं तो उसको कहना ही यह समास कहलाता है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं समास के भेद कितने होते हैं हमारे पास। समास के जो हैं 6 भेद होते हैं मुख्य। एक होता है आपका अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, इन 6 समास के जो आपके प्रकार हैं, जो परिभाषाएं हैं, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हम लेते हैं द्वंद्व समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं, अतः अर्थ की दृष्टि से दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व हो और उनके मध्य संयोजक शब्द का लोप हो तो द्वंद्व समास होता है। इसका मतलब ये है, सीधी सीधी भाषा में अगर हम आपको बताएं तो द्वंद्व समास ये होता है कि जिसको अगर आप अलग करो तो उसके बीच में और आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे माता पिता होते हैं तो माता और पिता होंगे, राम कृष्ण राम और कृष्ण, भाई बहन भाई और बहन। तो मतलब अगर और को हटा के हमें ये साइन लगाना पड़ जाए और अगर ये आपको दे रखा हो, आपको पता हो, पूछा जाए आपसे कि कौन सा समास आता है इसमें, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा बता देना है कि ये द्वंद्व समास है। क्योंकि अगर हम इसको तोड़ते हैं, इसको अलग करते हैं, इसका विच्छेद करते हैं तो हम बीच में और ही लगाएंगे केवल। तो जहाँ बीच में और से कोई भी दो शब्द जुड़ जाते हैं और वो दोनों शब्द अपने आप में पूरे मीनिंगफुल होते हैं। मतलब माता का भी अपना मीनिंग होता है, अपना अर्थ है, और पिता भी अपने आप में संपूर्ण शब्द है, उसका पूरा अर्थ है। तो ये दोनों अपने आप में जब कंप्लीट वर्ड्स होते हैं और उनके बीच में और से जोड़ा जाता है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। दूसरा आता है आपका द्विगु समास। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है जहाँ पर भी किसी भी प्रकार से गिनती आ रही हो। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं पर जिस शब्द में किसी भी प्रकार से गिनती आती है, जैसे नवग्रह यानी कि 9 ग्रह, 9 रत्नों का ग्रह नवरत्न, सप्तद्वीप मतलब 7 द्वीपों का समूह, त्रिभुवन मतलब 3 भुवन का समूह, सतमंजिल मतलब 7 मंजिल का समूह। जहां पर किसी भी तरह से गिनती आ जाती है वहां पर आपका सीधा सीधा द्विगु समास है, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये कुछ पहचान होती है समास को पहचानने की, जिससे कि आप शब्द को देखकर पता लगा सकते हो कि ये कौन सा समास होता है। ठीक है, चलो अगला समास है आपका तत्पुरुष समास। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जिस शब्द में जो बाद वाला शब्द है वो पहले वाले शब्द के लिए प्रयुक्त किया गया है। मतलब कि जो बाद वाला है वो मेन है, ठीक है, और जो पहले वाला है वो इससे जुड़ा हुआ है। जैसे मतदाता हुआ यानी कि मत को देने वाला, गिरह कट हुआ गिरह को काटने वाला, जन्मजात हुआ जन्म से उत्पन्न होने वाला, मुंह मांगा मतलब मुंह से मांगा हुआ। ठीक है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि आपने अपने हिंदी में कारक पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना। तो जिस भी अक्षर को तोड़ने से बीच में कारक आए, किसी भी प्रकार का कारक आए, का के की से को के लिए, वो तत्पुरुष समास होता है आपका। ठीक है, जिस भी शब्द को, कोई शब्द आपको दिया और आपने उस शब्द को खोला, आपने उस शब्द को तोड़ा और उस शब्द को तोड़ने पर बीच में उस शब्द के कारक आएगा, किसी भी प्रकार का कारक आएगा, कर्म से लेकर संबोधन तक किसी भी प्रकार का कारक आएगा तो समझ लीजिए कि वो तत्पुरुष समास है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, ये कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ये भी संप्रदान कारक है। भय से भीत, ये कौन सा है? डर से डरा हुआ, भय से भीत हुआ। ठीक है, ये कौन सा हो गया आपका? कर्ता ने कर्म को करण से, ये करण आपका कारक आ गया। जन्मांध, जन्म से अंधा, ये जन्म से ही अंधा है। ठीक है, तो ये आपका करण कारक आ गया। भारत रत्न, भारत का रत्न, संबोधन का के की आता है, ये आपका का आ गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, आपका क्या अधिकरण में पर अधिकरण कारक हो गया आपका ये वाला, तो ये आपका अधिकरण हो गया। ठीक है, यहाँ आपका अधिकरण कारक आ जाएगा।
उसके बाद आ जाते हैं कर्मधारय समास पर। अगला आ जाता है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या होता है? जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं। मतलब कि जिसमें जो पहला पार्ट है, एक वर्ड हुआ आपका, ठीक है, आप यहाँ वर्ड लिखेंगे, इसे दो भागों में बांट दिया, ये आपका हुआ पूर्व पद, ये आपका हुआ उत्तर पद, ठीक है, ये पहले वाला या बाद वाला पार्ट। वो कह रहा है जिसमें पूर्व पद विशेषण है, यानी कि ये विशेषण है और ये जो है शब्द, ये इसकी विशेषता बताता है, ठीक है ना। ये विशेषण है जिसे आप विशेषण के लिए यूज करते हैं, जैसे सुंदर, काला, मोटा, गोरा, और ये विशेष्य है, मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। जैसे कि काली मिर्च, अब काली तो हो गया विशेषण, और कौन है काली? मिर्च। जिसकी विशेषता बताई गई है वो उत्तर पद हुआ, और जो विशेषता बताई गई है वो पूर्व पद हो गया। यानी कि काली मिर्च, जो मिर्च काली है तो वो कर्मधारय समास हुआ। इसी तरह से नीलकमल, जो कमल नीला है वो आपका कर्मधारय समास। पीतांबर, वो अंबर जो पीला है। चंद्रमुखी, वो मुख जो चंद्रमा के समान है। सद्गुण, जो वो गुण जो सद है, मतलब कि सात्विक है, ठीक है। तो ये वाला जिसमें पहला पद जो है विशेषण है और दूसरा पद जिसकी विशेषता बताई जा रही है, अगर ऐसा कोई शब्द आता है वो आपका कर्मधारय समास होगा। वो आपको मेनली तब पता चलेगा जब आप उस अक्षर को तोड़, जो भी आपको शब्द दिया है उसको जब आप तोड़ते हो तो वो जिस तरह आप तोड़ते हो, जिस तरह उसका विच्छेद करते हो, वो शब्द, वो तरीका आपको बताएगा कि कौन सा समास आप इस्तेमाल कर रहे हो। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया आपको, जहां पर बाद वाला शब्द, अगर किसी शब्द को बीच में से काटें और बाद वाला शब्द की विशेषता में पहले वाला शब्द यूज किया गया हो, यानी कि बाद वाले शब्द की जो विशेषता बताई गई है वो विशेषता पहले शब्द में दी गई हो, तो उसको क्या कहेंगे? कर्मधारय समास कहेंगे। उसके बाद आता है आपका अव्ययी भाव समास। जिस समास में पूर्व पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। ये वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि एक तरह से जो शब्द क्रिया विशेषण की तरह इस्तेमाल हो। क्रिया विशेषण का मतलब क्या होता है? जिस तरह से किसी चीज के चलने की, किसी क्रिया के होने की संभावना होती है, किसी क्रिया का काम होने का हमें पता चलता है, उस क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है वो आपका अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे कि पहला ऑप्शन है इसमें, पहला देखें एग्जाम्पल, यथास्थान, यानी कि स्थान के अनुसार। अगर आपसे कोई, जैसे सेंटेंस में किसी में कहा जाता है कि आप यथास्थान ही रहिए, ठीक है, स्थान के अनुसार ही काम करिए, यथास्थान काम करें या यथास्थान जाएं, जहां जो स्थान के अनुसार है उसी स्थान के अनुसार आप अपना काम आगे बढ़ाएंगे। इसी तरह है जीवन, आजीवन। आजीवन मत का मतलब होता है जीवन भर, तो आपको आजीवन सुख मिले। आप किसी को दुआ देते हैं तो कहते हैं कि सुख मिलना चाहिए आपको, तो सुख मिलना और सुख से जीवन जीना, यह आपका काम हुआ जिसे आप जिएंगे जीवन को। लेकिन उसके लिए हमने एक ही शब्द इस्तेमाल कर दिया। क्या इस्तेमाल कर दिया? आजीवन कर दिया, कि आप आजीवन खुशी रहिए, ठीक है ना। हम कहें कि आपको जीवन भर सुख मिले, आप जब तक जिए तब तक आप खुश रहें, इसके लिए हमने एक ही शब्द इस्तेमाल कर दिया। हमने क्या कह दिया? कि आप आजीवन सुखी रहें, ठीक है। इस तरह हर एक दिन के लिए हमने एक शब्द क्या बना दिया? प्रतिदिन बना दिया। समय के अनुसार करने के लिए हमने क्या बना दिया? यथा समय बना दिया। तो मतलब कि इन बड़े बड़े शब्दों को यूज करने की बजाय, इस्तेमाल करने की बजाय, हमने उनके लिए एक प्रॉपर शब्द बना दिए हैं जिसका हम क्रिया विशेषण की तरह इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए अगला आता है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। आसान भाषा में कहें तो बहुव्रीहि समास वो समास होता है जिसमें किसी के लिए रखा हुआ कोई नाम या किसी की विशेषता बताने वाला कोई नाम होता है, उसका अगर बोध हो जाता है तो वो बहुव्रीहि समास कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि ये बेसिकली और ज्यादातर जो है वो देवताओं के लिए या फिर जैसे रामन के लिए यूज होता है, या फिर मोस्टली देवताओं के लिए यूज होता है। 99% देवताओं के लिए जिन हम शब्दों का प्रयोग करते हैं वो एक तरह से आपका बहुव्रीहि समास है। जैसे महात्मा आप किसके लिए यूज करते हैं? गांधी जी के लिए महात्मा यूज करते हैं, लेकिन हमने उनको ये उपाधि दी हुई है महात्मा की, यानी कि जो महान आत्मा है उसे हम महात्मा कहेंगे। नीलकंठ है, अब शिव जी के लिए हम नीलकंठ यूज करते हैं जिनका कंठ नीला है, यानी कि शिव जी। लंबोदर किसके लिए यूज करते हैं? गणेश जी के लिए यूज करते हैं जिनका उदर लंबा है, यानी कि जिनका पेट जो है वो लंबा है। गिरिधर किसके लिए यूज करते हैं? कृष्ण जी के लिए, यानी कि गिरी यानी कि पर्वत को धारण करने वाले, पर्वत को उठाने वाले श्री कृष्ण है। तो गिरिधर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हम श्री कृष्ण की बात कर रहे हैं। तो गिरिधर शब्द क्या है? गिरिधर शब्द एक बहुव्रीहि समास है जो हमने कृष्ण जी के लिए इस्तेमाल किया है। इसी तरह से मक्खी चूस। मक्खी चूस कौन होता है? बहुत ही कंजूस व्यक्ति।
लेकिन हम उसे कंजूस व्यक्ति ना कहकर साथ में क्या कह देते हैं, मक्खी चूस कह देते हैं, है ना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है कि वो इंसान इतना कंजूस होता है कि वो अगर चाय में मक्खी गिर जाए तो वो मक्खी को भी चूस कर फेंक देता है, इतना कंजूस व्यक्ति। तो उसके लिए हमने क्या स्पेशल शब्द बना दिया कि हमें बताना हो कि कोई बहुत ही ज़्यादा कंजूस है, तो उसके लिए हमने एक शब्द बना दिया जिसे हम मक्खी चूस कहते हैं। तो यहाँ पर ये विशेषता धारण करने के लिए, विशेषता बताने के लिए हमने एक एक शब्द दे दिया है। उस शब्द को जब हम इस्तेमाल करते हैं या कोई शब्द हमारे सामने इस तरह का आता है तो हम उसे कहते हैं कि वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, ये आपका हो गया, आपके 6 समास कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपका समास का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में हम आपका संधि का टॉपिक करेंगे, और संधि के टॉपिक के लिए मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, क्योंकि संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगले वीडियो में हम संधि के टॉपिक के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अगले वीडियो में मिलेंगे।